after finishing work, power and energy. Let's continue our physics, let's continue our mechanics with the next chapter, that is center of mass. From today onward, we'll start center of mass. देखिए, what this chapter is all about. First of all, throughout this time, हमने अभी तक जो भी कुछ फिजिक्स पढ़ा है, in all those concepts, we had always assumed any body, any particle to be a point mass. हमने न्यूटन्स लॉस पढ़े, हमने कहा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. हम कहते थे इफ दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, in that case this body would be accelerated and acceleration of this body would be given by this expression, force equal to mass into acceleration, or acceleration is equal to force upon mass. हम कहते थे जिस डायरेक्शन में फोर्स है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा. नाउ while writing this expression exactly, our assumption is that this body is a point mass, its mass is completely concentrated over a point. अब जरा सोचिए कि क्या वाकई में हम हर एक बॉडी को पॉइंट मास मान सकते हैं? देखिए, मैं इसी समय एक बॉडी दिखाता हूं. Let us say this is a body. This is a body. A part. And it's lying over this horizontal surface. इस horizontal surface के ऊपर यह बॉडी रखी. अब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, मैं अलग अलग तरीके से फोर्स लगाऊंगा, अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाऊंगा. फोर्स का डायरेक्शन हर केस में सेम होएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हर केस में सेम होएगा. और इस बॉडी के मूवमेंट को अब आप देखिए. मैं एक केस में फोर्स लगा रहा हूं एग्जैक्टली इस बॉडी के मिड में, बीच में फोर्स लगा रहा हूं और यह बॉडी मूव करने लगी. ऑब्जर्व अनदर सिचुएशन. मैं इतना ही फोर्स इसी डायरेक्शन में, इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता हूं और अब आप इस फोर्स के इफेक्ट को सोचिए. अभी तक हमने कहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड ऑन इट्स डायरेक्शन. मगर अब आप देखिए, मैं सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में और सेम डायरेक्शन में, मगर इस बार जो फोर्स लगा रहा हूं वो बीच में लगाने के बजाय मैं इस एंड पर लगा रहा हूं, ऑन दिस एंड ऑफ द बॉडी. If I apply force on this end of the body, now observe the motion. मैं यदि इसी बॉडी के दूसरे एंड पर फोर्स लगाता हूं, now observe the motion. हम कहते हैं मैं इस पर इसी समय एक थ्रस्ट लगाता हूं. थ्रस्ट मींस मैं इस तरह से इसको हिट करता हूं. If I hit it in the middle, the body goes like this. ये बॉडी इस तरह से गई और इसी बॉडी को वंस अगेन आई हिट द सेम बॉडी, मगर मैं पॉइंट ऑफ हिटिंग चेंज कर देता हूं. मैं सेम थ्रस्ट लगाऊंगा, मतलब सेम फोर्स लगाऊंगा, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड, मगर इस एंड पर. पहले मैंने बीच में लगाया था, इस बार इस एंड पर लगा रहा हूं. नाउ ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द बॉडी. पहले केस में, पहली सिचुएशन में यह बॉडी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस तरह से फ्लाई ऑफ करी थी और दूसरे केस में यह बॉडी फ्लाई ऑफ करते हुए इस तरह से रोटेट होते हुए गिरी. व्हाट आई मीन टू से इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन the magnitude of force
and the direction of force, but it also depends on the shape, size and the geometry of the body. It also depends on the mass distribution on the body. किसी भी बॉडी पर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ये इस बात पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि वो बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, ज्योमेट्री क्या है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस फोर्स को किस पॉइंट पर लगाया जा रहा है। सेम मास, इस बॉडी का मास m, मैं इसी मास m को इस तरह से ले लेता और इस फोर्स को बीच में लगाता, या फिर इसी मास m पर सेम फोर्स यदि मैं इस एंड पर लगाऊंगा, बिलीव मी द इफेक्ट ऑफ फोर्स वुड नॉट रिमेन सेम, इट वुड नॉट रिमेन आइडेंटिकल। इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स और इस सिचुएशन में लगाई गई फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा, क्योंकि बॉडी का शेप चेंज हो चुका है। इन दोनों केस में बॉडी पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो चुका है। हम कहते हैं सिर्फ यह एक्सप्रेशन लिख देना, यह एक्सप्रेशन सिर्फ तभी होल्ड करता है जब हमने बॉडी को एक पॉइंट मास मान लिया और उस पॉइंट मास पर वह फोर्स लगाया जा रहा। इस चैप्टर में हम इसी बात को अकाउंट करेंगे। वी विल स्टडी, इसके बाद आगे की जो भी कुछ फिजिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उस फिजिक्स में हम फोर्स के इफेक्ट को समझेंगे, मगर अब हम किसी भी बॉडी को पॉइंट मास नहीं मानेंगे, उसके एग्जैक्ट शेप को देखेंगे, उसके एग्जैक्ट साइज को देखेंगे, उसकी ज्योमेट्री को देखेंगे, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर उस फोर्स के इफेक्ट को एनालाइज करेंगे। वहां पर अभी तक हम फोर्स की वजह से सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे थे, इसके बाद हम फोर्स की वजह से होने वाला रोटेशनल मोशन भी देखेंगे और उस रोटेशनल मोशन को भी हम स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। इसी सीरीज में सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें समझना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन द बॉडी एट विच कंप्लीट मास could be concentrated. In that case, the behavior of that point mass would be similar as that of the complete mass system. कोई सा भी मास सिस्टम में, जैसे कि यह चौक एक मास है, यह बोर्ड भी एक मास है। किसी भी तरह की बॉडी हो, उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है, and center of mass is that point at which if complete mass were concentrated, in that case the behavior of that point mass would be identical to the behavior of complete mass system. That is termed as center of mass. अब इस सेंटर ऑफ मास को कैसे एक्सप्रेस करना, इसको कैसे कंसेप्चुलाइज करना, इसको कैसे डिटरमाइन करना, यही सारी बातें अब हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, हियर वी इंट्रोड्यूस अ टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ मास। We introduce the first concept of moment of mass. Moment of mass is always defined with respect to a particular reference
axis. It's always defined, it's always conceptualized about a reference axis. It's always defined or conceptualized, defined or conceptualized about रेफरेंस एक्सेस. एक रेफरेंस एक्सेस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ मास डिफाइन करते हैं. लेट अस से दिस इज अ रेफरेंस एक्सेस. यह कोई रेफरेंस एक्सेस है एंड दिस इज अ पॉइंट मास m at this point. The distance of this point mass m from the reference axis is d. D is the distance of this point mass from the reference axis. हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मास moment of mass is perpendicular distance into the magnitude of mass. Perpendicular distance into mass. This is moment of this point mass about this reference axis. इस point mass का moment इस reference axis के about it's always defined in this manner. It's mass into perpendicular distance. This is the new concept, a new definition that we introduce in this chapter in order to conceptualize, in order to define center of mass. देखिए सेंटर ऑफ मास हम कैसे डिफाइन करते हैं. वी हैव गॉट अ मास सिस्टम. हमारे पास कोई मास सिस्टम होगा. व्हाट डू आई मीन बाय मास सिस्टम में बताता हूं. दैट मास सिस्टम विल हैव सम मोमेंट अबाउट द रेफरेंस एक्सिस. हम एक रेफरेंस एक्सिस डिफाइन कर देते हैं. उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम पूरे के पूरे मास सिस्टम का मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ वी यूज टू से इफ द कंप्लीट मास वी आर कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, पूरे के पूरे मास को यदि हम एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर दें और उस पॉइंट मास का मोमेंट उसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट डिटरमाइन करें. अब यदि पॉइंट मास का मोमेंट रेफरेंस एक्सिस के अबाउट सेम आ जाए, इन दैट केस दैट पॉइंट वुड बी टर्म्ड एज अ सेंटर ऑफ मास. उस पूरे मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा. मैं दोबारा समझाता हूं. सपोज दिस इज अ मास सिस्टम. यह कोई मास सिस्टम, किसी भी तरह का मास हो सकता है, कुछ भी शेप साइज, कुछ भी ज्योमेट्री हो, और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास समझना है. अब इसका सेंटर ऑफ मास समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक रेफरेंस एक्सिस ले लूंगा. मैंने यह रेफरेंस एक्सिस ले ली. दिस इज माय रेफरेंस एक्सिस. नाउ व्हाट आई डू इज आई डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दिस कंप्लीट मास सिस्टम अबाउट दिस रेफरेंस एक्सिस. मैं इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट डिटरमाइन कर लेता हूं. Moment of mass system about a reference axis. हम इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट इस मास सिस्टम का मोमेंट डिटरमाइन करके रख लेते हैं. अब हम क्या कहते हैं कि इस पूरे मास सिस्टम को
कॉन्सेंट्रेट कर दो, इसको कन्वर्ज कर दो और इसको एक पॉइंट पर लाकर रख दो, पूरे के पूरे मास सिस्टम को। वॉट एवर इज द मास, इसका मास यदि कैपिटल एम है तो हम इस पूरे मास को कन्वर्ज करवाएंगे, इसको कॉन्सेंट्रेट करवाएंगे और पूरे मास सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करवाकर हमने उसे इस पॉइंट पर रख दिया। मास उसका कैपिटल एम ही रहेगा। इस पूरे मास सिस्टम का हमने मास को कॉन्सेंट्रेट करवाया, कन्वर्ज करवाया और उसे हमने इस पॉइंट पर रख दिया। नाउ दिस इज अ पॉइंट मास हैविंग इट्स मास इज सेम एज द मास ऑफ कंप्लीट मास सिस्टम, क्योंकि हमने उस पूरे के पूरे मास को कन्वर्ट कराया, कॉन्सेंट्रेट कराया। मास को कहीं बाहर नहीं जाने दिया, बाहर से कोई मास आने नहीं दिया, जितना मास था उतना का उतना ही रहा, बस वो पूरा सिमट के एक पॉइंट पर आ गया और इस पॉइंट पर इसको लिया। अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इस पॉइंट मास का हम इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं और यदि वह मोमेंट सेम आ गया तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। यदि वह मोमेंट सेम आ गया, इन दैट केस यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वी यूज टू से मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ पॉइंट मास प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ सेम पॉइंट मास placed at center of mass, या फिर यह कहें if moment of point mass is same, in that case that point would be termed as center of mass. This is the most basic definition and the concept that we will frequently discuss in order to determine center of mass, in order to conceptualize center of mass। हम अलग अलग तरह के मास सिस्टम देखेंगे और अलग अलग तरह के मास सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करेंगे, सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने का तरीका समझेंगे और हर बार हम यही अप्लाई करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कितने तरह के मास सिस्टम हो सकते हैं जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ब्रॉडली डिपेंडिंग ऑन the mass distribution, we either have a discrete mass system or a continuous mass system. Mass system, either it may be discrete or it may be continuous. Now, what do you mean by discrete mass system? Discrete mass system means यदि कुछ पॉइंट पर कुछ मासेस रखे हुए हो तो उसे हम डिस्क्रीट मास सिस्टम कहते हैं। इस तरह से कुछ जगह पर कुछ मासेस रखे हुए तो वह डिस्क्रीट मास सिस्टम कहलाएगा। Let me tell you the example of discrete mass system. Our solar system is an example of discrete mass system. इसके सेंटर पर सन है, सेंटर पर एक मास रखा हुआ है, फिर थोड़ी दूर निकल जाए तो हमको मर्क्यूरी मिलता है, वो एक जगह पर छोटा सा मास रखा हुआ है, फिर थोड़ा और दूर निकल जाए तो हमें वीनस मिलता है, वह एक छोटा मास रखा हुआ है, फिर थोड़ा और दूर निकल जाए तो हमें अर्थ मिलती है, फिर मार्स मिलता है, एंड देन जुपिटर एंड इस तरह से कुछ अलग अलग जगह पर कुछ मासेस रखे हुए मिलते हैं। सोलार सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। Another is continuous mass system. Continuous mass system like this chalk. ये chalk है, ये continuous mass system है।
इधर से इधर तक मास कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। अ प्लेन पेपर इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। एक प्लेन पर जो पेपर है, यदि हम उसकी बात करें तो वो प्लेन पर वह मास कंटिन्यूअसली फैला हुआ है। दैट इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम may be like a chalk or a paper or any block. They are continuous mass system. Now, हम मास सिस्टम को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वी मे हैव थ्री टाइप ऑफ मास सिस्टम। आइदर वी मे हैव अ लीनियर और वन डायमेंशनल मास सिस्टम। वन डायमेंशनल और लीनियर मास सिस्टम। What do you mean by one-dimensional or linear mass system? If mass is distributed over a line, if mass is spread over a line, पूरा का पूरा मास यदि एक लाइन में फैला हुआ हो तो वह लीनियर मास सिस्टम कहलाएगा या फिर वन डायमेंशनल मास सिस्टम कहलाएगा, जैसे कि यह चॉक। टू डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम। टू-डायमेंशनल और प्लेनर मास सिस्टम। यदि मास एक प्लेन में फैला हुआ हो, जैसे प्लेन पेपर, जैसे आपकी कॉपी, दैट इज अ टू-डायमेंशनल मास सिस्टम और अ प्लेनर मास सिस्टम। एंड थ्री-डायमेंशनल और स्पेशल मास सिस्टम। थ्री-डायमेंशनल मास सिस्टम और स्पेशल मास सिस्टम, जैसे कि यह ब्लॉक, इस तरह का कोई रिमोट कंट्रोल सच टाइप ऑफ ब्लॉक, थ्री डायमेंशनल मास सिस्टम, पूरे एक्स वाई जेड एक्सेस पे, तीनों ही एक्सेस पे मास फैला हुआ है। सच अ मास सिस्टम वुड बी कॉल्ड थ्री डायमेंशनल mass system. Now, depending on the pattern in which the mass is distributed, we may categorize mass system into three categories, either 1D mass system, 2D mass system or 3D mass system. In this manner, we may have 6 types of mass system. इस तरह से हमारे पास 6 तरह के mass system हो सकते हैं. Either linear discrete mass system or linear continuous mass system. Linear discrete mass system or linear continuous mass system, or we may have planar discrete mass system, planar discrete mass system, or we may have a planar continuous mass system. We may have three-dimensional discrete mass system, 3D discrete mass system, or we may have 3D continuous mass system. In this manner, we may have 6 types of mass system. हमें हर तरह के mass system का center of mass डिटरमाइन करने का तरीका सीखना है, समझना। मैं एक एक करके सभी तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका समझाऊंगा। लेट मी स्टार्ट द कंसेप्ट विद लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। मैं सबसे पहले लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम दिखाता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन तरीका बताता हूं और उसके लिए एक जनरलाइज्ड
एक्सप्रेशन को लिखवाता हूं। बड़े ध्यान से समझना, द कंसेप्ट वुड रिमेन सेम। वी यूज्ड टू से this is x-axis, and on this x-axis we have got this mass m1 at x1 comma 0, this mass m2 at x2 comma 0, this mass m3 at x3 comma 0, and so on, mass mn at xn comma 0. This is a mass system. Now, first of all, I should call it a linear mass system. Why I should call it a linear mass system? Because all the masses, all the particles are kept over a line. एक ही लाइन में सारे masses रखे हुए, मास m1, मास m2, मास m3, मास m4, मास m5 अप टू मास mn, n पार्टिकल्स है यहां पर, और वो सारे के सारे पार्टिकल मैंने एक ही लाइन में, एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इंडिकेट करे हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ लीनियर मास सिस्टम। इट्स आल्सो अ डिस्क्रीट मास सिस्टम। व्हाई डिस्क्रीट? बिकॉज हर जगह पर, एक्स एक्सिस पर हर जगह पर मासेस नहीं है, हर जगह पर पार्टिकल नहीं है। एक्स एक्सिस में इस जगह पर x1 पर मास है m1, x2 पर मास है m2, x3 पर मास है m3, xn पर मास है mn। इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पर मास नहीं। सच ए टाइप ऑफ मास सिस्टम वी कॉल इट अ लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। लीनियर डिस्क्रीट मास सिस्टम। नाउ I wish to determine center of mass of this system. मैं इस पूरे मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना चाहता हूं, उसके लिए एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। मैं दोबारा बता दूं सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर इन सारे मासेस को कॉन्सेंट्रेट करा जा सकता है, कन्वर्ज कराया जा सकता है। तो उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पूरे मास सिस्टम का। सेंटर ऑफ मास की और क्या प्रॉपर्टीज होती है हम आगे जाके डिस्कस निश्चित करेंगे। अभी तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करने का तरीका सीखते हैं। हम कहते हैं let's choose a reference axis। अब रेफरेंस एक्सिस चूज करने का क्या तरीका होगा? Our reference axis must always be perpendicular to mass distribution। हम हमेशा रेफरेंस एक्सिस को इस तरह से चूज करें कि वह रेफरेंस एक्सिस मास डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर हो। राइट नाउ द कंप्लीट मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एक्स एक्सिस। हमें रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर चूज करना चाहिए। या तो हम रेफरेंस एक्सिस को वाई एक्सिस ले लें या फिर हम रेफरेंस एक्सिस को जेड एक्सिस ले लें। लेट अस से आवर रेफरेंस एक्सिस इज वाई एक्सिस। लेट्स टेक reference as y-axis। y-axis को हम reference axis ले लेते हैं। This is the y-axis. Now, the concept, we need to determine moment of this mass system about y-axis। mass system का momentum कैसे निकालेंगे? सबसे पहले, what is moment of point mass m1 about y-axis? Moment of point mass m1 about y-axis. Its mass is m1. And what is its distance from y-axis? Its distance from y-axis is x1. So moment of mass m1 about y-axis is
m1 x1, mass into perpendicular distance. This is moment of mass m1 about y-axis. Now, what is moment of mass m2? Point mass m2 about y-axis. मास m2 का y-axis के अबाउट मोमेंट होएगा m2 x2. What is moment of mass m3 about y-axis? Moment of mass m3 about y-axis m3 x3 and so on and so on. इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल का, हर एक पॉइंट मास का y-axis के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं. nth mass का moment about y-axis, it's mn xn. Now, if I ask you, what is total moment of mass system about y-axis? इस पूरे के पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट y-axis के अबाउट क्या है? In order to determine total moment, we should add all this moment of each individual particle. एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो हमने मोमेंट डिटरमाइन करा है, इन सभी मोमेंट को यदि हम ऐड कर दें, दिस वुड बी द टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट द रेफरेंस एक्सिस. जो हमने रेफरेंस एक्सिस ली, उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हमने पूरे मास सिस्टम का टोटल मोमेंट डिटरमाइन कर लिया है. अब हम लॉजिक लगाएंगे जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए अभी सुना है. दैट इज वही रेफरेंस एक्सिस. अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा मास सिस्टम है, इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है. एक बात पक्का है, यदि पूरा मास सिस्टम एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पर ही होएगा. हम पूरे के पूरे मास को कन्वर्ज करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उसको एक पॉइंट मास बना देंगे और उस पॉइंट मास को एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर रखेंगे. यदि हमने सारे मासेस को कंसंट्रेट करके, कन्वर्ज करके पॉइंट मास बनाया है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि वह पॉइंट मास की वैल्यू कितनी होगी? इट वुड बी m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. सारे मासेस को जब कॉन्सेंट्रेट कन्वर्ट करके हमने पॉइंट मास बनाएंगे तो पॉइंट मास का टोटल मास होएगा m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. अब इसे हमने किसी x, 0 पर रख दिया. इस पॉइंट मास को हमने किसी पॉइंट x, 0 रख दिया. Now I ask you, what is moment of this point mass about the same reference y-axis? इस पॉइंट मास का मोमेंट सेम रेफरेंस y-axis के अबाउट क्या होएगा? हम कहेंगे इट्स टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 and so on up to mn. Total mass into its perpendicular distance from x-axis is x. Total mass into x. This is the moment of point mass placed at this point. Now, the concept of center of mass. यदि पूरे मास सिस्टम का मोमेंट और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि यह बराबर हो जाए, इस पूरे मास सिस्टम का मोमेंट और इस पॉइंट मास का मोमेंट यदि बराबर हो जाए, तो यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. इन दैट केस यह x कोऑर्डिनेट जो होगा, दिस वुड बी सेंटर ऑफ मास. दिस वुड बी कॉल्ड xcm if moment of complete mass system is equal to the moment of point mass. In that case, that point would be termed as center of mass. अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में इस m1 प्लस
m2 plus m3 को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, then I may rewrite this expression in this manner. Center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on up to mn xn upon m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. I can always define center as in this manner. I may rewrite this expression in this manner. m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 up to mn xn. This is equal to summation of mi xi. This may be denoted in this manner. Summation of mi xi. Summation of mi xi means m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 and so on. And m1 plus m2 plus m3 up to mn. This may be denoted as summation of mi. This summation of mi xi would be defined like this. Its total moment of mass system about y-axis. It's a total moment of mass system about y-axis. Summation of mi-xi is called total moment of mass system about y-axis. And what is summation mi? It's a total mass. It's total mass. So x coordinate of center of mass is total moment of mass system about y-axis upon total mass. This is the basic definition and the basic concept that we could conclude for any linear discrete mass system. इस तरह से हम एक linear discrete mass system का center of mass के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. अब हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग और एक बड़े ही स्पेशल केस की सिचुएशन को समझते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास को समझते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर अप्लाई होगा, हर जगह पर इस्तेमाल होगा. फिर हम कुछ प्रॉब्लम